की वोट यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं कश्मीर में और मेरे ठीक इस तरफ डल झील का ये खूबसूरत नज़ारा है और आज हम यहां से आपको दिखाएंगे कैंपेन ट्रेल फारूक अब्दुल्ला की, जो 90 सीटों पर जो कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की अलायंस में लड़ रहे हैं उन पर कैंपेन कर रहे हैं। 86 की उम्र में कैसे वो लगातार अपने लोगों को जीत दिलाने और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर कवायद में लगे हुए हैं, उस पर आइए चलते हैं सफर में। इस समय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कैंपेन के दौरान पहुंचे हैं वसपुरा में। जी हां, आपको बता दूं कि पीछे अगर आप देखेंगे, बेशक उम्र का तकाजा अगर आप देखें तो इस उम्र में जो होता है वो उनके ना तो चेहरे पर दिखता है और ना जिस तरीके से वो सुबह से कैंपेन के लिए निकले हैं उस पर। हालांकि फारूक अब्दुल्ला खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर उमर अब्दुल्ला की कैंपेन के लिए वो खुद और उनके साथ उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जो हैं वो उनके साथ हैं और लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ये जो इलाका है गांधरबल की वसपुरा का इलाका है और इस तरफ मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, आज भी लगभग आप ये कह सकते हैं कि लगभग 7 दशक से जो फारूक अब्दुल्ला सियासत कर रहे हैं उसके बावजूद जो है उनका करिश्मा कम नहीं हुआ है। लगातार लोग जो हैं जो भीड़ है लोगों की वो जुट रही है, उनको सुनना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है और वो चाहते हैं कि एक बार उनके जो प्रिय नेता जो जिनको वो मानते हैं वो क्या सोचते हैं आने वाले 5 साल के लिए उनके लिए, कश्मीर के लिए, और ख़ासतौर पे दफ़ा 370 टूटने के बाद जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में वो कैसे जो है वो देखते हैं इस चीज़ को, और ख़ासतौर पे जब ये कह रहे हैं कि 370 को वापस लाया जाएगा। आप ये बताइए कि फारूक अब्दुल्ला आए हैं यहाँ पे, उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे देखते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कितनी लगता है कि स्पेस है अभी भी? इंशाल्लाह हम बड़ी उम्मीद से उमर साहब का साथ दे रही है, क्योंकि उमर साहब को यहाँ पे जिताना है, क्योंकि बीजेपी को बाहर फेंकना है यहाँ से, जम्मू कश्मीर से बीजेपी को हटाना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इतना भरोसा यहाँ के लोगों को, वजह क्या है कि उमर साहब कश्मीर से, श्रीनगर से उठ के यहाँ आए? नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सर इतना भरोसा है उमर साहब को कि उसके टाइम में बहुत सारों को रोजगार भी मिला है जो अभी नहीं है, किसी भी हुकूमत में नहीं। उमर साहब ने बहुत सारे काम किए हैं, मैं गिन भी सकता हूँ। जब से उमर साहब की हुकूमत नहीं रही तब से कोई काम ही नहीं हो रहा और लोगों में इतना डर पैदा हो गया है, पूछो ही मत। कई ऐसी जमातें नहीं आ गई हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद हैं, चाहे वो जमात के लोग हैं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये बस वोट डाइवर्ट करने के लिए लोगों को उठाया गया है और कुछ नहीं। हम खाली प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। आपको क्या लग रहा है? नहीं है, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का खिदमतगार है, बाकी जमात कुछ नहीं है, 0% है। इंशाल्लाह आपने देखे यहाँ पे जीतेंगे उमर साहब, जीतेंगे इंशाल्लाह, हमारे वोटों से जीतेंगे। उमर साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं। उमर साहब एक चैंपियन है, इसको पता है कि मुझे ग्राउंड में किस भाव से इस मैच को खेलना है, वो इंशाल्लाह जीत हासिल करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों का जो रुझान है वो लगातार जो है वो रुझान बना हुआ है। लोगों का कहना है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में थी उस वक्त जो करिश्मा था, जो काम हुए हैं, वो वजह है कि लोग जो हैं इनको पसंद कर रहे हैं। आप देखेंगे इस वक्त छोटे छोटे बच्चे फारूक अब्दुल्ला को मिलने के लिए, उनको देखने के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं और इसी चीज़ के लिए जो है फारूक अब्दुल्ला जाते हैं। छोटे जो है इनका जो कांटेक्ट है लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी ताकत जो है वो फारूक अब्दुल्ला की। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे खासतौर पे स्टेज पर चढ़कर फारूक अब्दुल्ला को फूलों का गुलदस्ता देते हुए, मिलते हुए। हालांकि ये वोटर नहीं हैं, मगर फारूक अब्दुल्ला जानते हैं कि आज नहीं तो आने वाले वक्त में जब ये वोट डालने पहुंचेंगे तो यकीनन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आज अगर ये जुड़ेंगे तो कल यही जो है वो कल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट बैंक हो सकते हैं। तो ये करिश्मा अब कितना वोट बैंक में तब्दील हो पाता है वो देखना होगा।
86 साल की उम्र में भी फारूक अब्दुल्ला लगातार इस वक्त अपने कैंपेन के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। आप देखेंगे लोगों से मिलते हुए 1, 2, 3 लगातार इसी तरह से कैंपेन्स जो हैं वो कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और फारूक अब्दुल्ला इसीलिए जाने भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हैं उनको खुद एक्टिवेट होना सियासत में वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए फारूक अब्दुल्ला इस वक्त अगली कैंपेन रैली जो इनको करनी है वहां जाते हुए, और क्योंकि उमर अब्दुल्ला दूसरी जगह कैंपेन में बिजी हैं इसलिए उन्हें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि उनके कार्यकर्ता जो हैं वो कम से कम वोट डालने के लिए जो है उनके साथ लगातार बने रहें। लोगों में करिश्मा देखिए, लोग लगातार तस्वीरें खिंचाने के लिए पहुंचते हुए फारूक अब्दुल्ला को देखते हुए। क्या लग रहा है, जीतेंगे उमर अब्दुल्ला? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फारूक अब्दुल्ला यहाँ आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, कैसा अब लगता है कि कुछ असर है ग्राउंड पे? हाँ, बहुत सारा असर है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि उमर अब्दुल्ला एक चैंपियन है, इसको पता है मुझे ग्राउंड पे कैसे खेलना है, इस मैच को किस भाव से खेलना है मुझे। देखिए लगातार लोगों की पसंद फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ उनके दोनों पोते जो हैं वो इस वक्त यहाँ देखते हुए। 5 बजे अपने घर से निकलकर फारूक अब्दुल्ला अभी तक 3 कैंपेन रैली जो है अटेंड कर चुके हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और सिलसिला अभी जारी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले 86 साल की उम्र में भी इतनी एनर्जी जो युवा जो 17 साल के हैं उनको भी डिफीट करती है, ये कहाँ से आ रही है? ये ऊपर से अल्लाह की मेहरबानी है, वही ताकत बख्शता है और वही ताकत दे रहा है कि मैं आज लोगों के सामने जा सकूं, उनको बताऊं कि सिलेक्शन की ज़रूरत क्यों थी और आज आपका वोट क्यों ज़रूरी है एक तब्दीली लाने के लिए। ये उसी ने ताकत बख्शी है। मैं देख रहा था जब आप बात कर रहे थे लोगों को, सबसे ज़्यादा आप ज़रूरी समझा रहे थे कि वोट कैसे करना है। किस चीज़ की आशंका है आपको इस इलेक्शन में? ये मुझे ही नहीं, बहुत लोगों को है। जो हाल हमने देखा मध्य प्रदेश में, यूपी में, मैं इनको अवेयर करना चाहता हूँ कि वह ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील कपिल सिब्बल ने इसका वो पूरा खाका बनाया है। तो मैंने इनसे कहा ये ज़रूरी है, ये देखिए, जब मशीन आपके सामने आई ये सब नोट कीजिए, जब मशीन बंद हो वो भी नोट कीजिए, और जब ये मशीन वापस आए तो वो चीज़ें देख लीजिए जो आपने पहले बंद होते हुए देखना है कि मशीन में कोई टेम्परिंग तो नहीं हुई है। इसीलिए लोगों को वार्न करता हूँ। इस चीज़ का शक है आपको टेम्परिंग हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इस दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है। सब एक चीज़ देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत बड़ी बदली सी लग रही है क्योंकि पहले कुछ एक जमातें थी जब इलेक्शन लड़ा करते थे, अब इंजीनियर रशीद है, अल्ताफ़ बुखारी है, जमात खुद इलेक्शन लड़ रही है। क्या लग रहा है, वजह क्या है, क्या लग रहा है, चैलेंज कितना बड़ा है? बहुत चैलेंज बहुत बड़ा है। ये जितनी भी तंजीमें आप देखते हैं ना खड़ी हुई हैं, ये सब बीजेपी और संघ की मेहरबानी है। उन्होंने इनको, नहीं तो मुझे बताइए 20 दिन के लिए इंजीनियर को छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? सबसे बड़ा चार्ज उसके ऊपर है। तो ये हम पे तो कह रहे हैं ना, हम लोग जिम्मेवार हैं टेररिज्म के। जिनने टेररिज्म यहाँ किया और वो तो इनके साथ बैठे हुए हैं। ये जो आपके एक पार्टी है जिसके वो सदर हैं, क्या कहते हैं उसको, आप अपनी पार्टी, वो जो है, क्या नाम है उनका जो लीडर है, बुखारी साहब। मैं आपको क्या बताऊं, वज़ीर आला था तो मुझे एक चिट्ठी आई और जो इसके आपके इंटेलिजेंस के बहुत बड़े चीफ यहाँ थे वो आए, तो उन्होंने वो चिट्ठी में मुझे 20 का नाम भेजा, होम मिनिस्टर ने, अडवाणी जी ने, और उसमें ये पाकिस्तान से पैसा लाते हैं, यहाँ बांटते हैं और ये हुर्रियत और इन सब जमात को देते हैं। मैंने कहा जनाब ये आदमी जो है ये वज़ीर आज़म का पैसा भी लाता है, ये डबल एजेंट है। और मैं, आप मेहरबानी करके वापस जाइए और वहाँ प्रधानमंत्री से कहिए उनसे बात करें, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। कहा नहीं साहब ये तो अडवाणी जी का है। मैंने कहा अच्छा फिर तैयार रहो, जो ही मैं इसको गिरफ़्तार करूँगा मुझे वज़ीर आज़म के वहाँ से फ़ोन आएगा। इन्हें माना नहीं, और जब मैंने उसको गिरफ़्तार किया जनाब, मेरे ख्याल से उनको खबर हो गई होगी कोई 1 घंटे में, वहाँ से मुझे फ़ोन करते हैं। पहले दुल्लत साहब करते हैं क्योंकि वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे उस वक्त, कश्मीर को देखते। मैंने उनका नहीं माना, मैं मानता नहीं हूँ। मैंने कहा आपका जो आदमी है IB जिसके आप चीफ थे, उससे मैंने कहा था ये बात, मगर उसने मेरी बात मानी नहीं। तो फिर
उन्हें छोड़ दिया। तो ब्रिजेश मिश्रा साहब जो न सिर्फ प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो उस वक्त इसके भी चीफ थे, जहाँ दौलत वो बैठे हुए हैं अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो भी थे। वो दोनों चीज़ें, दो ओहदे उनके पास थे। मैंने उनको यही सुनाया, मैंने कहा साहब आप लोग आपस में सेलमैन नहीं है। एक कहता है गिरफ्तार करो, दूसरा कहता है गिरफ्तार मत करो। मैंने कहा मैं नहीं करता, अडवाणी जी से बात कीजिए। वो छोड़ा तो तुरंत उसी वक्त वाजपेयी जी फ़ोन पे, ये क्या कर दिया हमारा आदमी। मैंने कहा जी आपका आदमी तो है, होम मिनिस्टर नहीं समझते ये आपका आदमी है, ये तो पाकिस्तान से पैसा लाता है, तो मुझे पता है ये आपका पैसा भी यहाँ फेंकता, मैं करूँ क्या। मैंने छोड़ दो। मैंने अच्छा मैं छोड़ता हूँ फिर देखना। छोड़ दिया जनाब, छोड़ा। होम मिनिस्टर को पता लग गया, मुझे बुलाया गया, कहा ये क्या हुआ। तो मैंने ये सब बयान किया। वो साहब वहाँ बैठे हुए थे जो आईबी की तरफ से आए थे। वो फिर उनसे कह ले इसमें बंद करना था, उसमें मैंने कहा जनाब अब मैं नहीं ठहर सकता, मुझे रियासत में काम है, मैं जा रहा हूँ, आपने जो करना करिए। मगर सवाल आप पे उठा रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी आप करते हैं। मैं पैरवी नहीं करता हूँ। और रास्ता क्या है मुझे बताइए। क्या आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एटम बम यहाँ डालेंगे, एटम बम वहाँ, वो यहाँ डालेंगे? क्या आप युद्ध चाहते हैं? कर लीजिए, हमने कब रोका आपको। जब आपने वो क्या था वो जिसमें हमारा ही जहाज़ गिर गया पिछले इलेक्शन से, हाँ हाँ, कौन सी जगह थी वो? बड़गाम नहीं था जनाब, वो पुंछ के पास थी। आपको वो भी बालाकोट बालाकोट पर जब हमला किया कि हमसे पूछा, गया उनका जहाज़, बम मारा वहाँ पे दरख्तों पे, एक भी आदमी उनका नहीं मरा, और जहाज़ हमारा गिरा। आज होम मिनिस्टर ने डोडा में, किश्तवाड़ में एक रैली की और कहा कि हम आतंकवाद को ज़मीन के इतनी नीचे दबा देंगे कि कभी उठ ही नहीं पाएगा। मैं उनसे ये पूछता हूँ जनाब ये उठा कैसे? अगर इन्हें ज़मीन में ही दबाना था तो आज ये बंदूकें कैसे चल रही हैं? हमारे सिपाही और हमारे लोग क्यों मारे जा रहे हैं बताइए। कहना बहुत आसान है, होम मिनिस्टर भूल गए। इनने कहा था कि 15 लाख हर एक के घर में पहुंचेगा, चेक पहुंचेगा। फिर उसी पार्लियामेंट में कहते हैं ये जुमला था। इनको झूठ बोलने से वो वक्त नहीं मिलता उसको, इतना झूठ बोलते हैं, 24 घंटे झूठ बोलते हैं और हमें धोखा देते हैं। लगता है कश्मीर में बीजेपी खाता खोल पाएगी। जिस तरीके से 10 सालों में उन्होंने काम किया है, वो कह रहे हैं कि नया कश्मीर तैयार कर दिया हमने। बहुत बड़ा नया कश्मीर तैयार कर दिया है। खौफ हर जगह, फौज हर जगह, लेटेस्ट वेपन लेकर हर गली में। ये है यहाँ पे अमन। मैं इनसे पूछता हूँ, हमारे वक्त भी अमरनाथ यात्री आते थे, वो घूमते थे, श्रीनगर में घूमते थे, कोई पहलगाम जाते थे, कोई गुलमर्ग जाता था, कोई रुकावट नहीं थी। आज इन यात्रियों को लाते हैं जैसे कैदी हैं, बस में बिठाते हैं जम्मू में, उसके बाद उसी जगह रुक सकते हैं जहाँ इन्हें रखा है। क्यों ना उनको पेशाब आ जाए, कुछ हो जाए, नहीं रुकेगी गाड़ी, नहीं रुकती। और फिर इनको लाते हैं, रात को रखते हैं यहाँ श्रीनगर में बंद उन कमरों में, मजाल है कि बाहर निकल सकें। फिर गाड़ी में बिठा के बाल तल ले जाते हैं, ऊपर ले जाते हैं, फिर गाड़ी से वापस कैदियों की तरह वापस है। वो कह रहे हैं कश्मीर तो शांत है। मैं इनसे ये यात्रा है कि बंद करके लाते हो, बंद करके ले जाते हो, किसको धोखा दे रहे हो? कह रहे हैं 2 करोड़ टूरिस्ट कश्मीर आए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। 2 करोड़ आए थे। इनसे पूछे माता देवी कितने करोड़ जाते हैं साल में, ये पूछे। इनमें डर नहीं है। आज कश्मीरी पंडित क्यों नहीं आपको दिखता, जिनको मनमोहन सिंह जी ने यहाँ नौकरी दी थी 3000, वो कैसे भाग गए? क्यों भागे? होम मिनिस्टर का जवाब देना, उसके लिए जवाब नहीं है। हाँ, फारूक अब्दुल्ला और गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार पर आप उंगलियां उठा रहे हो। कल तक तो मुफ्ती परिवार के साथ तुम बैठे हुए थे, हुकूमत कर रहे थे, वो तो तुम्हारे चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला से कहते हो। 10 साल बाद आप चुनाव लड़ रहे हैं, विधानसभा का हो रहे हैं जो, क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी और क्या कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनने की उम्मीद देख रहे हैं आप? मैं यही नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि भारत में ये गठबंधन जो है, जो वहाँ पर क्या कि कब इनको गिराएगा, उसका मैं देखना चाहता हूँ। क्योंकि जिस तरह इन्होंने
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को तोड़ने की कोशिश की, ये वो भारत नहीं है जो महात्मा गांधी का भारत था। उसमें हम सब एक थे, कोई फ़र्क नहीं था। और ये मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि मैं यहाँ पे पहले स्टेटहुड लाए और लोगों को लाए वापस, जिस तरह मनमोहन सिंह ने लाया था, वापस लाएंगे, आपके घरों में बसाएंगे। खाली स्टेटहुड या 370? 370 भी। उसके लिए हमें पत्थर नहीं मारे हमने कभी, बंदूक नहीं चलाई हमने कभी किसी को बाहर नहीं निकाला। वो जो आए थे वो उधर से आए थे। पीएम तो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वापस आई तो आतंकवाद वापस आ जाए। हाँ, मुबारक हो प्रधानमंत्री जी, मुबारक हो। आतंकवाद आप ला रहे हैं और फिर हम पे ठोक रहे हैं। हमने जनाब जाने दी हैं। ज़रा मुझे आपका बताइए कितने वो है जो आपके वो फूल के पीछे खड़े हैं, जिनने जान दी इस तिरंगे को ऊपर रखने के लिए। वो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उनने 1500 लोग गरीब और पार्टी वर्कर्स, इनका कुछ भी नहीं था, उनको मारा। वो इनको याद नहीं है, वो क्यों मरे? लगता है ये बयानबाजी जो हो रही है इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई फर्क पड़ेगा और बीजेपी को सीटें कश्मीर में हासिल हो सकती हैं? मुझे एक सीट दिखाइए जहां बीजेपी जीत सकेगी, फूल दिखाइए अपना। क्यों इन आतंकवादियों को खड़ा किया है जिन्हें यह आतंकवाद चढ़ाया? करोड़ों रुपया उनको दे रहे हैं कि लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम इनको ज़मीन दोज करेंगे। ये याद रखिएगा। यहाँ के लोग जानते हैं ये कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से लाए गए हैं, सिर्फ कश्मीरियों को तोड़ने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने बताया कि इंजीनियर रशीद हो या बाकी तमाम, ये सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो कहीं ना कहीं कश्मीर में बीजेपी के प्रॉक्सी के तौर पर जो हैं। सिलसिला अभी भी जारी है। कश्मीर के गांदरबल की ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल है जिसमें कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसपे देश और दुनिया भर से लोग आते हैं, मगर ये अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। आप देखिए ये तस्वीर, एक तरफ आपको पॉपुलर के पेड़ दिखेंगे, उसके पीछे ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो सर्दियों के दिनों में बर्फ से ढक जाते हैं, और ठीक नीचे झेलम जो बह रहा है, जो नदी बह रही है, ये जो है उस वक्त की है जो कश्मीर को जब कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया गया महाराजा के समय में, तो इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि हर कोने में सिंचाई जो है वो पहुंच सके। मगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ जिस जगह पर फारूक अब्दुल्ला लगातार कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मसला नाक का है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद से हारे थे, वो अब दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक बीरवा है, दूसरी यहाँ गांदरबल है जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला लगातार इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुंचकर कैंपेन कर रहे हैं, छोटे से छोटे जलसों को संबोधित कर रहे हैं ताकि इस सीट पर वो काबिज हो सके। यहाँ पर उनका मुकाबला जो है पीडीपी के साथ है, वहीं इंजीनियर रशीद की पार्टी ने भी यहाँ पर कैंडिडेट को खड़ा किया है। और कुछ दिन पहले जब इंजीनियर रशीद ने बयान दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि एक बार मैंने बारामूला में, नॉर्थ कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का हराया है, अब बारी गांदरबल की है। अब देखना होगा कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला अपनी साख, नेशनल कॉन्फ्रेंस की साख जो है, इस सीट पर कैसे बचा पाते हैं।